नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भागो वाले उपन्यास का 13वां अध्याय। लेखक रमेश पोखरियाल निशंक। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। 2 माह की छुट्टी काटकर वही ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी जयदीप ने। इन 2 महीनों में उसने मामा जी की मदद से शादी के लिए आवश्यक सामान जुटाकर सारी तैयारी भी पूरी कर ली। अब वह घर से सुबह ड्यूटी पर जाता और शाम को लौट आता था। उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसके उच्च अधिकारियों ने उसे ऑफिस से संबद्ध कर दिया और रात्रि को अपनी मां के पास घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। 3 माह किसी तरह कट गए। शादी की तिथि नजदीक आई तो दोनों दिल्ली वाले भाई परिवार के साथ घर पहुंच गए। सुने घर में एक बार फिर रौनक आ गई। भाई लोग यहाँ जहाँ जिम्मेदारी मुक्ति के कारण आश्वस्त थे, तो वहीं बहुएं आशंकित। उन्हें शंका थी कि अम्मा इस बार अपने बचे कुचे गहने बेच डालेंगी और अम्मा के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और हुआ भी ऐसा ही। अब उनके हाथ कुछ आने वाला तो था नहीं। अम्मा ने गहने बेचे तो नहीं, लेकिन उन गहनों को तुड़वाकर छोटे की बहू के लिए दूसरे गहने बनवा लिए थे। तीनों बहुओं के लिए गहने बनाए थे अम्मा ने, तो फिर छोटे की बहू के लिए भला क्यों ना बनाती। निश्चित दिन पर शादी भी हो गई। बहुत ही संक्षिप्त सा कार्यक्रम रखा गया था। बैंड बाजा कुछ नहीं किया था। नाते रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के 20 आदमी मिलकर दूल्हे के साथ पहुंचे थे लड़की लेने। वहीं एक मंदिर में शादी कर बहू को ले आए थे। घर में जरूर उस दिन भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें मोहल्ले सहित सभी नातेदार, रिश्तेदार और जयदीप के दोस्त शामिल हुए। सुनीता के रूप में चौथी बहू ले आई थी अम्मा। शरीर तो इजाजत नहीं दे रहा था अम्मा का, किंतु उत्साह और खुशी के मारे कप कप आते शरीर के साथ ही सारी रस्मों में हिस्सा लिया था अम्मा ने। नई नवेली दुल्हन को पाकर जयदीप भी प्रसन्न था। जयदीप ही क्यों, सभी प्रसन्न थे। भाई लोग तो कुछ ज्यादा ही प्रसन्न थे। चलो, खर्चा बच गया। छोटे ने ही सारा खर्चा उठाया था अपनी शादी का, और सुनीता ने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। धीरे धीरे सभी मेहमान और रिश्तेदार अपने अपने घरों को चलते बने। दिल्ली वाले दोनों भाई भी सब परिवार लौट गए। सुनीता छोटे घर की कामकाजी बेटी थी। उसे नई जगह की सारी व्यवस्थाओं को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। जयदीप का जीवन अब नए ढर्रे पर ही चल निकला। साथ ही अम्मा के जीवन में कुछ राहत जरूर आ गई थी। अब उसे समय से खाना पीना और दवाई मिल रही थी। छोटी बहू सेवा भी खूब कर रही थी, लेकिन अम्मा को अब किसी पर भरोसा ना रहा। ना जाने कब यह बहू भी रंग बदल ले। अम्मा सोचती अब तो शांति से मर सकेगी वह। शास्त्री जी के जाने के बाद उसने अपने किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। घोर तंगी और कठिन परिस्थितियों के बाद भी उसने शास्त्री जी के सपने पूरे किए। किसी को भी एहसास नहीं होने दिया कि इस परिवार का कोई मुखिया नहीं है। दर दर की ठोकर खाई उसने, अपमान और उपेक्षा सही। बाहर वालों की ही नहीं, बल्कि अपनों की ही भेरुकी भी झेलनी पड़ी उसे। लेकिन अब वह सारी जिम्मेदारियों से मुक्त थी। अपने जीते जी सबका घर बसा दिया था उसने। अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया था उसे। बेटे बहुए चाहे जैसे भी हों, आखिर थे तो उसी के। अम्मा को विश्वास था कि उसके मरते दम सबके एक हो जाएंगे, लेकिन इंसान का सोचा हुआ इंसान के पास ही रहता है। होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। अम्मा को कहाँ मालूम था कि अभी उसे और क्या क्या देखना पड़ेगा। घर में अब शांति थी। एक ही घर के अलग अलग हिस्सों में रह रही बहुओं ने में ना के बराबर बात होती थी। कुछ खास बात होती तो ही आपस में बोलती, वरना अपने अपने कामों में व्यस्त रहती। यही स्थिति भाइयों की भी थी। दुआ सलामी और आओ बैठ तक ही बात होती। दिन भर दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर होते। बस कभी कभार सायंकाल को मिलते तो एक साथ चाय पी लेते। लेकिन दिल्ली में रह रही बहुओं की अब काफी नजदीकी बढ़ गई थी। अब दोनों एक दूसरे के घर में आने जाने लगी थी। यह देख दोनों भाइयों को भी खुशी होती। दोनों देवरानी जेठानी जब मिलती तो उनकी बातों का विषय अपनी समस्याएं ही रहती। दोनों अपनी अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोती और घूम फिर कर बात घर में रह रही देवर देवरानी और जेठ जेठानी पर आकर टिक जाती। कल की ही बात है, जब दोनों देवरानी जेठानी मिली तो उनके मन को वह गुबार बाहर आ गया जो लंबे समय से अंदर था। अरे दीदी, वे लोग तो पुण्य कमा कर लाए हैं, ससुर जी के बनाए इतने बड़े मकान में ऐश कर रहे हैं। छोटी कहती, हाँ माधुरी, तू ठीक ही कहती है। मैंने तो उस घर में कभी भी सुख नहीं भरा। हमेशा जिम्मेदारियों का पहाड़ ढोया है सिर पर। बड़ी कहती, दीदी यहाँ तो हमें कितनी कठिनाइयों में किराए के एक कमरे में गुजारा करना पड़ रहा है।
अपना घर कितना बड़ा है, खुला खुला। छोटी अपना दुख व्यक्त करती। मैं तो पिछले कई सालों से यह दुख झेल रही हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर चले जाएं, पर क्या करें, बच्चों की पढ़ाई की भी मजबूरी है। रश्मि भी अपना दुखड़ा सुनाती। अरे वे लोग कितने आराम से रह रहे हैं वहां पर, 2 हिस्सों में। हिस्से तो 4 होने थे, लेकिन 2 हिस्से हो रखे हैं। हमारा तो जैसा हक ही नहीं हो वहां पर। रश्मि ने वह बात कह दी जिसको कहने के लिए माधुरी भूमिका बांध रही थी। तो दीदी, तुम जेडीसी से बात क्यों नहीं करती? करनी पड़ेगी अब तो, लेकिन तू भी देवर जी को यह बात समझा, रश्मि बोली। दोनों एक मत होकर अपने अपने घरों को चली गईं। बात मन में बैठ गई तो बात आगे भी बढ़ी। दोनों भाइयों ने सोचा कि कहती तो उनकी पत्नियां बिल्कुल ठीक ही हैं। पत्नियों की रोज रोज के दुखड़े रोने से अजीज आ गए दोनों। बात कुछ गलत भी नहीं थी। उनका भी तो अधिकार है उस घर पर। यदि हिस्से ना होते तो बात ही नहीं थी, लेकिन जब हिस्से हुए तो 2 क्यों हुए, 4 क्यों नहीं? इसी बात पर दोनों भाई साथ भी बैठ गए। बात एक दूसरे की समझ में आ भी गई, और समझ में आई तो एक मत भी हो गए और पहुंच गए छुट्टी लेकर घर। चारों भाई एक साथ बैठे। दोनों को भी मकान में अपना हिस्सा चाहिए था, लेकिन शास्त्री जी ने मकान हिस्सा करने के मतलब से तो बनाया ही नहीं था। उन्होंने तो कभी कल्पना तक नहीं की होगी कि एक दिन इस घर में दीवारें डालने की नौबत आ जाएगी। 4 भाइयों की दृष्टि से उन्होंने 4 कमरे तो बनवाए थे, लेकिन देखा जाए तो इन 4 कमरों में किसी भी तरह बंटवारा नहीं हो पा रहा था। भाई, हम लोग भी 6 छमाही घर आते हैं तो हमारे परिवार को मेहमानों की तरह रहना पड़ता है, बड़े भाई ने कहा। अपना हिस्सा हो तो कैसे भी रह सकते हैं, कितने दिन भी रह सकते हैं, तीसरे ने समर्थन किया। आप अपने हिस्से किसी को दे दें या फिर ताला लगा दें, पर हिस्सा तो हमारा भी बनता है, बड़े ने तर्क दिया। दूसरा भाई बात की गंभीरता को समझ चुका था। भूलने के लिए कुछ था ही नहीं उसके पास, जबकि छोटा सबकी बातें धैर्य से सुन रहा था। हिस्सा तो हो बनता है, पर हिस्से होंगे कैसे? कुछ देर बाद दिनेश बोला, जैसे भी हो करना तो पड़ेगा ही। अब बड़ा अड़ गया। हाँ, एक एक कमरा ही सही, लेकिन 4 हिस्से करने चाहिए, तीसरा भाई बोला। काफी विचार मंथन के बाद दूसरे भाई ने बीच का रास्ता निकाल लिया। ऐसा करते हैं कि मकान की आज की कीमत निकाल लेते हैं, उसके 4 हिस्से कर देते हैं। फिर जिस भाई को भी मकान चाहिए होगा वह बाकी के तीनों भाइयों को उनके हिस्से का पैसा चुकाएगा। और माँ का हिस्सा? माँ कहाँ जाएगी? छोटा, जो अभी तक चुप बैठा था, उसने अपना तर्क दिया। झटका लगा तीनों भाइयों को। क्या बात कह दी इसने? तीनों ने सोचा, माँ रहती तो इसी के साथ है, फिर माँ के बाद वह हिस्सा इसी का हो जाएगा। माँ का हिस्सा? माँ क्या करेगी हिस्से का? हम है ना उसके लिए। बड़े ने बड़ी चतुरता से कहा, हाँ भाई ठीक कहता है, माँ कहाँ जाएगी अपना हिस्सा लेकर। दूसरे ने उसकी बात समर्थन की, माँ अब रहेगी कितने दिन, मिलकर पाल लेंगे। तीसरे ने भी उस बात पर मोहर लगा दी। तीनों भाई एक हो गए। मालूम है मिलकर पाल लोगे, 4 महीने पालने की तो हिम्मत नहीं हुई तुम लोगों की, छोटे ने कटुता से कहा। क्यों नहीं पाला हमने? सबने 4-4 महीने अपने पास रखा है माँ को। बड़ा कुछ उग्र हो गया था। हाँ रखा है अपने पास आपने, लेकिन 2-2 हजार रुपए भेजे हैं मैंने माँ के खर्चे के लिए। छोटे ने भी उसी अंदाज में बात का जवाब दिया। तीनों चुप, कोई जवाब नहीं था उनके पास। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर बड़े भाई ने बड़े मुलायम स्वर में कहा, छोटे, तुझसे इसलिए खर्चा लिया कि तू माँ को 4 महीने रखने की स्थिति में नहीं था। हाँ, तेरी भी तो 4 महीने रखने की जिम्मेदारी थी, कहाँ ले जाता माँ को? दूसरे ने भी तत्काल बात पूरी की। अरे 2 हजार तो अम्मा की दवाई के लिए पूरे नहीं होते थे। तीसरे ने उस बात में मजबूती दी। अकेला पड़ गया था छोटा, उसने उनके सामने हथियार डाल दिए। अब बड़े ने बात को आगे बढ़ाया, तो कीमत तय कर लो मकान की, और कौन भाई इस मकान को रखेगा यह भी तय कर दो। कुछ देर खामोशी रही। दोनों दिल्ली वालों की तो जरूरत थी नहीं, उन्हें क्या करना था मकान रखकर। बच्चे तो दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही रहेंगे। जरूरत दूसरे भाई की सबसे ज्यादा थी। वह इसी जगह नौकरी पर था, उसे हमेशा यही नौकरी करनी थी, परिवार भी यहीं रहना था उसका। जरूरत छोटे की भी हो सकती थी, पर अभी उसके बाल ना बच्चे, ऊपर से फौज की नौकरी, ना जाने कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी। माँ के बाद क्या करेगा इतने बड़े घर का? वह भी तो साथ ले जाएगा अपने बच्चों को। माना अगर वह घर खरीद भी लेता है, लेकिन पैसा कहाँ था उसके पास? अभी अभी तो शादी हुई थी, सारी जमा पूंजी खत्म थी उसके पास। चारों भाई अपने अपने ढंग से सोच रहे थे। लंबी खामोशी के बाद दूसरे नंबर वाला भाई बोला, मकान मुझे चाहिए, मैं चुकाऊंगा सबका हिस्सा, लेकिन बारी बारी से। जिसका भी हिस्सा चुकाऊंगा वह उसी दिन से अपना दावा छोड़ देगा मकान का। तुरंत राजी हो गए। दिल्ली वाले उन्हें जरूरत थी नहीं, बदले में पैसा मिल रहा था। कुछ ना होगा तो वह पैसे से दिल्ली में कहीं दूर दराज इलाके में एक छोटा जमीन का टुकड़ा तो ले लेंगे। छोटा मौन रहा। फैसले के आगे वह बोलता भी क्या, लाचार था।
तय हो गया, आज से ही 4 हिस्से समझे जाएं मकान के। जिस दिन दूसरा भाई सबका पैसा चुका देगा, पूरा मकान उसका हो जाएगा। फैसले से संतुष्ट दोनों दिल्ली वाले भाई अगले दिन सुबह ही दिल्ली चले गए। अम्मा को कुछ खटका जरूर हुआ। दोनों भाइयों का अचानक दिल्ली से घर आना और चारों भाइयों का गुपचुप बैठना समझ में नहीं आया। चारों के बीच यह भी तय हो गया कि यह बात अम्मा से छिपा कर रखी जाए, लेकिन माँ तो आखिर माँ थी। शंका जरूर पैदा हुई अम्मा के दिल में। दोनों के दिल्ली चले जाने के बाद उसने छोटे से पूछ लिया, अरे छोटे, क्या बात हुई तुम चारों में? कुछ नहीं माँ, बैठकर भविष्य की योजना कर रहे थे। नहीं नहीं, कुछ तो है, अचानक कैसे से दिल्ली से आए ये लोग? छुट्टी थी उनकी, इसलिए आपको देखने आए थे, छोटे ने समझाया। समझ गई अम्मा कि छोटा कुछ छिपा रहा है। मालूम था अम्मा को कि कितनी चिंता है उन्हें अपनी माँ की। एक दिन की छुट्टी में देखने आएंगे। माँ उससे तो कुछ आगे बोली नहीं, किंतु उसकी ड्यूटी पर चले जाने के बाद बहू को कुरेदने लगी। पहले तो बहू ने कुछ नहीं बताया, किंतु बार बार कुरेदने पर आखिर उसने सारी बातें बता ही। कलेजा मुंह को आ गया अम्मा का। जैसे घर बंटवारे और बिकने की बात सुनकर अम्मा व्याकुल हो गई। कितने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं उसे। तो तुम यह घर खाली कर दोगे? कांपती आवाज में बहू से पूछा अम्मा ने। नहीं, अभी नहीं, पहले आपके बेटे अपने लिए सरकारी कमरा देखेंगे, फिर हम सभी वहां जाएंगे, बहू ने कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। शास्त्री जी की आखिरी निशानी छोड़कर, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली वहां मैं भी दम तोड़ूंगी। अंतिम समय में अपना घर छोड़ने की कल्पना से कांप उठी थी अम्मा की रूह। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कोई मुझसे खाली नहीं करा सकता मेरा घर। शास्त्री जी ने कितने प्यार से बनाया था यह घर, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मा बड़बड़ाने लगी। माँ जी अभी कौन जा रहा है, हम नहीं जा रहे हैं। बहू ने बहलाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने तो एक ही रट पकड़ ली। कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर मरूंगी। शास्त्री जी की निशानी है मेरा यह घर, मेरा घर। झटका लग गया अम्मा को। बस बड़बड़ाए जा रही थी। शाम को जयदीप घर आया तो माँ की मानसिक हालत देखकर परेशान हो गया। अरे क्या हो गया अम्मा को? उसने पत्नी से पूछा। पता नहीं, सुबह से यही बड़बड़ा रही है। पत्नी ने सारी बातें बता दी। बहुत नाराज हुआ वह पत्नी पर। आखिर क्या जरूरत थी माँ को यह सब बताने की? उसने माँ का माथा छुआ तो तप रहा था। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं मरना है। शास्त्री जी की निशानी है ये। अम्मा बुखार में बड़बड़ाए जा रही थी। घबराकर वह तुरंत डॉक्टर को लेने दौड़ा। डॉक्टर आया, चेकअप किया, दवाइयाँ लिख दी, एक इंजेक्शन दे दिया। हार्ट पर शॉक लगाया जबरदस्त। ऐसे मामले में कभी कभी पेशेंट कोमा जैसी स्थिति में भी चला जाता है, डॉक्टर ने बताया। चिंता की रेखाएं उभर आई जयदीप के माथे पर। अब क्या होगा, कैसे बचाएगा अम्मा का जीवन? एक नहीं, अनेक डॉक्टरों को दिखा दिया उसने अम्मा को, लेकिन डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। माँ की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बड़बड़ाहट अब बढ़ती जा रही थी। एक और अम्मा की बीमारी, दूसरी और अपनी नौकरी। बड़ी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा था जयदीप को, लेकिन वह फिर भी परेशानियों का मुकाबला कर रहा था। मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से एक और मुसीबत सिर पर आकर खड़ी हो गई। दिनेश मकान के बंटवारे के उसके पैसे उसके हाथ में पकड़ा गया। भाभी बोली, देवर जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, अब तुम जितनी जल्दी हो सके मकान खाली कर दो। जमीन खिसक गई उसके पैरों तले की। कितने निर्दयी हो गए हैं ये लोग। अम्मा एक माह से खटिया पर पड़ी बड़बड़ा रही है और ये लोग उसे बेदखल करने पर तुले हैं। उसने अब मकान की तलाश शुरू कर दी। सरकारी मकान तो तुरंत मिलने से रहा, फिलहाल किराए का मकान ही देखना होगा। माँ चारपाई पर पड़ी बड़बड़ाती रहती, लेकिन बगल में रह रहे बेटा बहू एक बार भी अम्मा को देखने तक नहीं आए। जैसे जैसे मकान खोजने की उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे अम्मा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। जब घर मिल गया जयदीप को, तो उसने सामान बांधना शुरू किया। अम्मा को जैसे ही पता चला कि घर मिल गया तो वह घोर विषाद में पड़ गई। तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। अब कोई इलाज नहीं रह गया। अगर इनकी कोई आखिरी इच्छा रह गई तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। वह जानता था कि अम्मा की आखिरी इच्छा क्या थी। पिताजी के मेहनत और प्यार से बनाए घर को अम्मा किसी भी कीमत पर बिखेरने नहीं देना चाहती थी। जीते जी इस घर से नाता नहीं तोड़ना चाहती थी, यही अंतिम सांस लेना चाहती थी। अम्मा को घर ले आया वह, और भाइयों को भी सूचित कर दिया। अम्मा की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता था, इसलिए भाई के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। याचक स्वर में बोला, भैया मैं जल्दी ही घर खाली कर दूंगा, लेकिन अम्मा की अंतिम इच्छा इसी घर में अंतिम सांस लेने की है। क्या आप माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? पसीज गया दिनेश। आखिर अम्मा का भी तो वह बेटा था। भाई मान गया तो संतोष की सांस ली जयदीप ने। अम्मा सन्नीपात में बड़बड़ाती,
मेरे पति का यह घर, यह मुझे यहाँ मुझे मत निकालो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मेरे पति की निशानी है। कप कपाती आवाज के साथ रोने का स्वर भी मिल जाता। तो दूसरी क्षण हंसती नहीं लगती, अम्मा, चार चार बेटे हैं मेरी, चार चार बहू, भागो वाली हूं मैं, भागो वाली। चारों के कंधे पर सवार होकर सीधा स्वर्ग जाऊंगी, सीधा स्वर्ग। उस बेचारी को अब होश नहीं रहा। उसे अब कहाँ मालूम कि जो बेटे जीते जी स्वर्ग नहीं दे पाए, क्या मरने के बाद देंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था जयदीप को। बस माँ के सिरहाने बैठा रहा, माँ के बड़बड़ाने का अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा था। आशा निराशाओं के बीच झूलते हुए भागो वाली अम्मा इस निर्दयी संसार से विदा हो गई। मुझे कहीं नहीं जाना, ये आखिरी शब्द निकले थे अम्मा के मुंह से। गर्दन एक और लटक गई, जोर से चीख उठा, माँ। तीनों भाई दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचे। अम्मा चली गई, लेकिन आड़ोस पड़ोस मोहल्ले में रहने वालों को सबक दे गई। आगे से चार चार बेटों की माँ को कोई भागो वाली के नाम से ना पुकारे।